एक गरीब मां लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तेल कंपनियों को तेल निकालने की एक नई जगह मिली है। आपकी जेब से तेल निकल सकता है, इसे आजमाने में हर्जी क्या है। निकालने का खेल चल रहा है। तेल कंपनियों को पता चल गया है कि जेब के भीतर धागों के रेशे में भी कुछ धन बचा हो सकता है और उसे हर हाल में निकाल लाना है। होता है ना, जेब के भीतर चने के बुरादे फंसे होते हैं और उन्हें निकालने के लिए जेब उलटनी पड़ती है। लग रहा है तेल कंपनियां भी इसी टेक्निक पर चलते हुए जनता की जेब उलटने में लगी हैं कि जहां तक हो सके जेब से तेल निकालते रहो। ये आप हैं, ये आपकी जेब है और ये आपकी सिलेंडरी हो रही है। यानी जेब देखते ही सिलेंडर आपकी जेब से पैसे खींचने लगता है। इसी को सिलेंडरी कहते हैं। एक महीने से कम समय में 125 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया। घर बैठे जेब कटने की यह सुविधा पहली बार दी जा रही है। ये हम हैं, ये हमारी जेब है और ये हमारी सिलेंडरी हो रही है। 14 फरवरी यानी मातृ पितृ पूजन दिवस को तो सबसे महंगा हो गया सिलेंडर। जैसे वैलेंटाइन डे मनाने वाले बच्चे अम्मी अब्बा को सिलेंडर गिफ्ट करने वाले थे। पिछले महीने 100 रुपए बढ़ाने के बाद 1 मार्च को सिलेंडर 25 रुपए और महंगा हो गया। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर का दाम 819 रुपए हो गया है। वैसे 1 दिसंबर से लेकर 1 मार्च के बीच एक सिलेंडर 225 रुपया महंगा हुआ है। सिलेंडर 225 रुपए महंगा हो गया। अब इसमें कम भी होगा तो कितना कम होगा? क्या सिलेंडर की कीमत कभी 1 दिसंबर की कीमत पर लौट सकेगी? 25-50 की कमी हो तो हो सकती है, लेकिन क्या 225 रुपए की कमी आएगी? इसलिए आप देखेंगे कि 25 रुपए की कमी को मीडिया कितनी बड़ी हेडलाइन बनाएगा कि सिलेंडर हुआ सस्ता, लोगों ने ली राहत की सांस। हम सिर्फ एक आइटम की बात कर रहे हैं। इस दौरान आम लोगों की कमाई 225 रुपए बढ़ी होगी। खासकर जो दिहाड़ी काम करते हैं, 20-30 हजार रुपए से कम की सैलरी पर काम करते हैं। तालाबंदी के समय जो कमाई थी उस स्तर पर बहुत कम लोगों की कमाई लौट पाई है। बाजार में दिहाड़ी के काम भी पहले जैसे नहीं है। सबके पास पहले से कम और सीमित कमाई है। बहुत बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर फुटपाथ पर खरीद कर खाते हैं। उनके बाहर खाने का बजट बहुत सीमित होता है, इसलिए फुटपाथ पर बिकने वाले भोजन का दाम संवेदनशील मामला होता है। जरा सी कीमत बढ़ती है तो ग्राहक या तो नहीं खाता है या फिर कम खाता है। दाम बढ़ाने की जगह अगर वह सामान कम करता है तो फिर भी ग्राहक को ही कम से गुजारा करना पड़ता है। आप कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम को देख लीजिए तो 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक के बीच ये 448 रुपए महंगा हो चुका है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1166 रुपए का था, जो अब 1614 रुपए का हो गया है। 38-39% महंगा हो गया। इस कारण फुटपाथ पर जो रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और वो भी जो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, दोनों दुकानदारों की जेब कट रही है। उनके सामने चुनौती है कि दाम बढ़ाएंगे तो ग्राहक कम हो जाएंगे, दाम नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी कमाई घाटे में चली जाएगी। ऐसे भी तालाबंदी के बाद से ग्राहकों की कमी हो गई है। अब और ग्राहकों का नुकसान नहीं उठा सकते हैं। कोलकाता की सड़कों पर मोमो, एग रोल बनाकर गुजारा करने वाले दुकानदार परेशान हैं। गैस का दाम बढ़ गया तो लेबर को देंगे कि गैस का दाम कैसे चलेगा? दुकान बंद कर देंगे। अभी तो 35 था क्या मोमो का, अभी मोमो की फिर दाम बढ़ा देंगे, फिर 50 रुपीज़ करेंगे और 50 रुपीज़ करेंगे तो आदमी नहीं खाएंगे, कस्टमर चला जाएंगे। अभी नहीं सोचेंगे कि गैस का दाम बढ़ा गया, अभी ये 100 एक महीने में 100 रुपया फिर बढ़ गया है, कैसे चलेंगे? दुकान बंद कर देना होगा। गैस का दाम बढ़ने से अगर हम लोग अपना रेट बढ़ाएंगे तो ऐसी मार्केट बहुत हम लोग का ढीला चल रहा है और बढ़ाने के बाद और कस्टमर जो कि टूट जाएगा। तो इसलिए
इसलिए हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से हम लोग तो रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। कोरोना की वजह से ऐसे भी थोड़ा बिजनेस कम हो गया है हम लोग का। आगरा से नसीर ने कुछ दुकानदारों से बात की। उनका कहना है कि तालाबंदी के बाद से ही बिक्री कम हो गई। व्यावसायिक सिलेंडर के महंगा हो जाने से दैनिक दुकानदारी मुश्किल में है। चौराहे पर छोटे छोटे खोखे और चाय की दुकान लगाकर कमाने वाले कितना ही कमा पाते होंगे। पूरे साल इनकी कमाई बंद रही। फतेहाबाद रोड पर चाय बेचने वाले दुकानदार आंसू कहते हैं कि चाय का यह खोखा किराए पर चलता है। कमर्शियल सिलेंडर का एक साल में डबल हो गया। उसने चाय की कीमत 10 रुपए से 12 रुपए की तो ग्राहक आधे हो गए। 2 रुपए की वृद्धि से उसकी दुकानदारी आधी हो गई, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 450 रुपए तक महंगा हो गया। अशोक छोले भटूरे बेचते थे, इनकी भी कमाई घट गई है। आगरा कैंट पर नाश्ते का सामान बेचने वाले हर्षवर्धन भी कहते हैं कि दुकानदारी घट गई है। सिलेंडर का इतना रेट बढ़ गया सर, ग्राहक भी नहीं आते हैं। ग्राहक कहते हैं कचौड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, क्या करें सर, तेल पैसे के कारीगरों के पैसे नहीं निकल रहे हैं, बहुत परेशानियाँ बढ़ गई हैं। ये 20,000 का बिल है हमारा, कहाँ से भरें? छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं, क्या करें सर, कहाँ से पैसे भरें इन पैसों के? दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इधर सिलेंडर के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। पहले हम सिलेंडर लेते थे 1550 रुपये का, अब सिलेंडर मिल रहा है हमको 1600 रुपये का। और इससे महंगाई से दुकान पे भी फ़र्क पड़ा है, काम पे भी फ़र्क पड़ा है। पहले चाय 10 रुपये की बेचते थे और दिन पे दिन सिलेंडर पैसे बढ़े। हमने सोचा कि चलो हमारा 12 की चाय करे, 12 की कस्टमर लेता नहीं है। इधर किराए की दुकान है ये मेरी, इधर किराया भी नहीं निकल रहा है। 2 बेटी हैं मेरे पास, उनका भी स्कूल वाले हैं, उनकी स्कूल वाले बोले थे कि फ़ीस माफ़ हो जाएगी, फ़ीस माफ़ नहीं करा। इधर लाइट के बिल का बोला था, लाइट का बिल माफ़ हो जाएगा, वो भी नहीं करा उन्होंने। खबर है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है। इस वक्त 96 से लेकर 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। एक्साइज ड्यूटी की कमी से ग्राहकों को कितना फायदा होने वाला है? क्या पेट्रोल वापस 70-73 रुपए लीटर के स्तर पर आ सकेगा? दिल्ली और आसपास सीएनजी भी महंगा हो चुका है। धीरे धीरे यह भी कुछ साल पहले के डीजल के रेट के बराबर आ रहा है। लोगों की जेब से बचे खुचे पैसे हर दिन निकल रहे हैं। ऐसे ही लोग अपनी बचत के पैसे से गुजारा कर रहे हैं। अब नई कमाई नहीं है तो पुरानी बचत निकालकर खा रहे हैं। परेशानी केवल दाम को लेकर नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्तेदार भी परेशानी का कारण है, जो अजीब अजीब दलीलों से महंगाई को सही ठहराने में लगे हैं। एक तो 225 रुपए महंगा सिलेंडर भी खरीदो और दूसरा रिश्तेदारों के विचित्र तर्क को भी झेलो। मानसिक परेशानी का डोज डबल हो जाता है। गैस का सिलेंडर लोगों के जीवन पर असर डाल रहा है। शहर से लेकर गांव में उन परिवारों ने सिलेंडर खरीदना बंद कर दिया है जिनकी कमाई काफी कम है। लकड़ी जलाकर खाना ना बनाएं, इन्हीं के लिए उज्ज्वला योजना लाई गई। लेकिन दाम बढ़ने के पहले से और दाम बढ़ने के बाद ऐसे कई परिवारों ने सिलेंडर खरीदना बंद कर दिया। सरकार ने इन्हें सिलेंडर देकर अपनी वाहवाही के आंकड़े तो तैयार कर लिए, लेकिन यही परिवार भारत की आर्थिक तरक्की की झलक भी दे रहे हैं, जो दूसरी कहानी है। इनकी कमाई का स्तर इतना न्यूनतम है कि गैस का सिलेंडर नहीं खरीद सकते। जैसे ही सरकार ने सब्सिडी बंद की और दाम बढ़े, सिलेंडर इनकी पहुंच से बाहर हो गया। यह बता रहा है कि उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति में कितनी कम तरक्की हुई है, बल्कि और घट गई है। हमारे सहयोगियों ने ऐसे कई परिवारों की कहानियां भेजी हैं जो वापस लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने लगे हैं। ऐसी रिपोर्ट को देखकर तेल कंपनियां और सरकार क्या सोचती होंगी? क्या उनका दिल पसीज जाता होगा या उन्हें कुछ और संभावना दिख जाती होगी कि इन लोगों से 25 रुपए और निकाले जा सकते हैं? इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट भी आई थी कि कमाई घटी है और दाम बढ़े हैं। इससे यह हुआ है कि आम लोग अपनी बचत के पैसे से गुजारा कर रहे हैं। तो हम दिखाते हैं कि लोगों की बचत का कितना सारा हिस्सा धीरे धीरे और तेजी से बढ़ते हुए इन दामों के कारण कम हो रहा है। दूसरी तरफ यह भी देखते हैं कि किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 के 900 का लमसम सिलेंडर हो गया। कभी बाहर बनाते हैं, कभी यहाँ खाना तो बनाना ही पड़ता है ना, इसलिए। कितना रोटी बनाते हो दिन के बच्चों के लिए? अब 20-25 रोटी तो 5 परिवार साथ में तो वो तो कहते रोटी सब्जी तो बनाना ही पड़ता है ना, पेट थोड़ी रहे भाई, भूखा थोड़ी रहता है।
तो फिर बाहर लकड़ी के चूल्हे पे बना लेते हो? हाँ, कभी वहाँ बना लेते हैं ते तो नहीं तो फिर तो ये तो इनमें तो बनाना ही पड़ता है ना। जितनी महंगी है जैसे अब 500-600 के 800 का है तो कहाँ भरा पीबे हम। जैसे 500 का हो तो भले ही भरा ली, अब कोशिश तो करी थे लेकिन भरा नहीं पाती है। अब जैसे सस्ती हो तो हमारा तो मन है सस्ती हुई जाए, तो भरा ली। और गैस हो तो आपको क्या सुविधा होगी? तो बड़ी सुविधा हो, चूल्हे में है तो तमाम ईंधन कंडा लगते हैं, कहाँ तने सब वो ईमा हो तो बड़ी आराम है, धुआं नहीं लागते है। हमारे सहयोगी संतोष कुमार बेगूसराय जिले के गांव गए। संतोष ने नया गांव के कई लोगों से मुलाकात की। यहां लोगों ने संतोष को बताया कि जब तक सिलेंडर का दाम 500 रुपए तक था तब तक भराते रहे, लेकिन जैसे ही दाम बढ़ने लगा सिलेंडर भराना कम कर दिया, बंद भी कर दिया। अब तो साल में 1 से 2 बार ही भराते हैं। रिंकी देवी सिलेंडर होते हुए भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं। रिंकी देवी के घर गैस का सिलेंडर है, इससे सरकार का आंकड़ा तो महान लगता है, लेकिन चूल्हा तो लकड़ी का जल रहा है। रिंकी के पति मजदूरी करते हैं, इसलिए इतना महंगा सिलेंडर लेना उनके बस की अब बात नहीं। नूतन कुमारी भी सरकार के आंकड़ों में देश का गौरव बढ़ा रही हैं, लेकिन अपने घर में लकड़ी का चूल्हा जला रही हैं। 6 महीने से सिलेंडर नहीं भरा पा रही हैं, ये उनका कहना है। यह बताता है कि कमाई कम होने से लोग बहुत दिनों से सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं और अब तो दाम बढ़ने के बाद सपना ही हो गया है। नया गांव के ही विजय सिंह किसान हैं, उनके परिवार को भी उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर मिला। जब से रेट बढ़ा है सिलेंडर भराना बंद कर दिया है। 2 साल मिलना हो गया है, 1.5 साल तक भरा है, 6 महीना से रखा हुआ है। क्या कारण है रखने का? पैसा नहीं उतना मिलता है, कहाँ से भराएंगे? मजदूर आदमी है, कहाँ से भरा सकते हैं? 1000 दाम हो गया है गैस का। शुरू में क्या करते थे? शुरू में कम था, 600 रुपया था, इसलिए भरा रहे थे कि कम वहाँ पर ले रहा था गैस वाला। अब लेता है बहुत, 1000 रुपया मांगता है। 1000 रुपया कहाँ से लाएंगे? सब्सिडी का पैसा मिलता है गैस खाता जी का? नहीं, सीडी वाला भी रुपया नहीं आता है। सरकार को द्वारा फ्री मिल रहा गैस का सिलेंडर। अच्छा। एकदा भरल, एक दूधा भरेलिए, तकर बाद जतने महंगा भेलै 1000 में दै छै, नहीं भरेलिए। की दिक्कत होइ छै? पैसो नहीं आवे छै, रुपया नहीं रहे छै, नहीं भरबै छियै। तो खाना कैसे बनाते हैं? चूल्हा पर बनिए। साल भर पहले 2-3 बार भराए थे सर, उसके बाद अपना लकड़िए पर चल रहा है। रेट हो गया 900-1000 रुपया, भरा नहीं पाए, पैसा है नहीं। अब लकड़ी किसी तरह से लकड़ी सस्ता पड़ता है, लकड़िए पर चल रहा है। और देखिए जो भराए थे वो 2-4 बार उसका सब्सिडी भी नहीं आया है। यही सब समस्या है सर। इतना रेट है, फ्री में दे दिए लेकिन रेट बढ़ा रहे हैं, इसलिए साल भर से एकदम बिल्कुल चूल्हे पर खाना बन रहा है। हमारे सहयोगियों ने गैस एजेंसी चलाने वाले कुछ लोगों से बात की। उनका कहना है कि दाम के बढ़ने से सिलेंडर की खरीद में कहीं 15% की कमी आ रही है तो कहीं 25% तक की कमी आ गई है। जब से स्टार्ट हुआ है रेट बढ़ना, तभी से दिक्कत ये आ रही है कि बुकिंग बहुत कम हो गई है। हर किसी के पास पैसे नहीं मिल पाते पूरे। कोई ये कहता है अभी इतने पैसे कहाँ से लाएं। हर आदमी इसी चीज़ को सोचता है कि 1000 रुपये के पास सिलेंडर पहुँच गया है, 400 रुपये का सिलेंडर मिलने वाला अब 1000 रुपये के पास पहुँच रहा है, तो कहाँ तक कितना डिलीवरी हो पाएगी? तो कितने % असर पड़ा है? कम से कम 30-35% फर्क पड़ा है इस चीज़ का। गैस के रेटों में 25 रुपये के करीब बढ़े हैं रेट। इससे जो है सेल जो डाउन हो रही है, 20 से 25% सेल जो है एलपीजी की डाउन हो रही है। कोविड की वजह से जो बिजनेस से फर्क पड़ा उसकी वजह से भी सेल डाउन हुई। रेट जो है पिछले 4-5 महीनों में 150 से 200 रुपये हाई हुए हैं। रेट बढ़ने से गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो एलपीजी का ऑल्टरनेट यूज करना शुरू कर देते हैं। 11 के आसपास 400 कुछ रुपए के आसपास गैस आ रही थी जब आपने शुरू किया जी। इसके बाद अब इस समय लगभग 775-78 के आसपास गैस है और 35 रुपये सब्सिडी मिल रही है। 35 रुपये सब्सिडी, 35 रुपये 17 पैसे सब्सिडी है जी। अगर ये जो है मतलब वैसे तो डिमांड और मांग के ऊपर है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत राहत सरकार की तरफ से मतलब लगभग 5:45, 7 और 6:30, 5:45, 7:30, 7
अगर इस रेंज में हो मतलब तो ज़्यादा ठीक रहेगा जो है जनता को भी और मतलब सरकार को भी ज़्यादा नुकसान होने की हमें संभावना कम लगती है। थोड़े कम दाम से शुक्ला जी गांव देहात के लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा क्या जो है मतलब अभी गैस से कुछ बचेगा तो कहीं बच्चों की फीस है या खेती में कोई दवाई है, कीटनाशक वगैरह जो भी है एडजस्टमेंट होगा तो थोड़ा किसान के लिए और आम जनता के लिए फ़ायदा होगा। 200 रुपए दाम बढ़ने पर लोग सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। इन खबरों से भले मुद्दे ना बनते हों, लेकिन घरों में लोग कम खा रहे हैं। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण आया है। इस सर्वे में कहा गया है कि 7 साल में पहली बार सभी की आमदनी घट गई है। कोरोना काल में हर नागरिक की कमाई में 405 रुपए की कमी आई है। यही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है उसमें से राज्यों को कम पैसे दे रही है, मध्य प्रदेश को कम पैसे दिया गया है। अब सोच सकते हैं कि आम आदमी की तकलीफ का क्या स्तर होगा। गोदी मीडिया भले ही प्रधानमंत्री के गमछे का चुनावी महत्व बताता रहे, लेकिन आम आदमी के लिए गमछा भी दूभर होने वाला है। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में माना गया है कि प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में 6.12% की गिरावट आई है। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि कमाई कम होने से लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा है। मध्य प्रदेश में 7 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सभी की आमदनी जो है वो गिर गई है। लगभग अगर आप मोटा मोटी इसको आंकड़ों में देखें तो 405 रुपये प्रति माह हर शख्स की आमदनी गिरी है। और इसके अलावा चूंकि आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे देखकर कुछ बातें बतानी होगी कि प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में 6.12% की गिरावट दर्ज हुई है। जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो भी लगभग 8.05% गिरी हैं। जो 2019-20 में राज्य का घाटा 18,942 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 30,899 करोड़ के आसपास का हो गया है। लेकिन इनके अलावा जो कुछ मायने हैं जो बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं किसी भी समाज में, वो है साक्षरता दर जो 69.3 है और राष्ट्रीय औसत इसमें 73 है। जो प्रदेश में प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर 48 है, जिसका राष्ट्रीय स्तर 32 है, और जो मातृत्व मृत्यु दर 173 है, राष्ट्रीय स्तर पर ये 130 है। मोटा मोटी अगर पिछले 16-17 सालों की बात करें तो लगभग 17 लाख नवजात जो है मध्य प्रदेश में उनकी मौत हो गई है। और आर्थिक सर्वेक्षण भी इस बात की पुष्टि करता है। तो चूक कहाँ हो रही है? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा सरकारों को कि वो बताती हैं कि 2,500 करोड़ रुपए जो है जो मातृत्व पर या उस वक्त महिलाओं पर खर्च किए जाते हैं। लेकिन अगर मोटा मोटी यही आंकड़े हम अगर भाग दें तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जो शिशुओं का जन्म होता है। क्या इसके लिए काफ़ी है? एक और ज़रूरी बात वो ये है कि कोरोना काल में खुद राज्य सरकार ने भी माना है कि जो केंद्र से आवक थी जो अलग अलग मदों में, वो भी कम हुई और इस वजह से भी उसको खर्च करने में दिक्कत हुई है। लेकिन जहां एक तरफ सरकार अपने कमाई की जो उसकी कमाई है उसको कम होने की बात कह रही है, तो ये भी मानना होगा कि इस दौर में उसके खर्चे भी थोड़े बहुत कम हुए हैं। अगर स्वास्थ्य के बजट को छोड़ दें तो बाकी के जो खर्चे हैं उसमें भी थोड़ी कमी आई है। पिछले साल सितंबर में यूपी के हाथरस में एक घटना हुई। बलात्कार के बाद पीड़िता की हत्या कर दी गई। काफी लंबे समय तक इस घटना को लेकर चर्चा हुई, पुलिस सरकार की आलोचना हुई। अब सवाल उठता है कि इस तरह की आलोचनाओं का समाज पर क्या असर पड़ता है? क्या ऐसी घटनाओं में शामिल लड़कों की हरकतों को देखकर मर्दों के समाज में इस बात को लेकर बहस होती है कि उनके भीतर इस तरह के दुस्साहस का निर्माण किन चीजों से होता है कि वे किसी लड़की को छेड़ देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं और बक देते हैं। आप यूं सोचिए कि ऐसे लड़कों से भरे समाज में किसी भी लड़की का रोज का आना जाना कितना मुश्किल होता होगा। हाथरस की वो घटना ना तो अंतिम थी जो सितंबर में हुई थी और ना ये घटना अंतिम है। यह चांस की बात है कि कोई लड़का ऐसा नहीं निकलता, लेकिन लड़के इस तरह के अपराध ना करें इसके लिए समाज ने क्या मेहनत की है? परिवारों के भीतर लड़कों को लेकर किस तरह की मेहनत की गई है, उनकी परवरिश की गई है। गौरव शर्मा हर घर में है, बस कोई अपराध करता है और कोई उस मानसिकता को अपने भीतर वर्षों तक पाले रखता है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता। हम सब कुछ संयोग पर छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि एक लड़का हर दिन किसी लड़की को छेड़ते, टोकते, खुद को
अपराधी बनाने का अभ्यास कर रहा होता है। ऐसे मर्दों के रहते कोई भी लोकतंत्र या समाज रहने के लायक हो ही नहीं सकता। वह कभी भी अपराधियों के कब्जे में आ सकता है। इन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन समाज और सरकार को सजा से आगे जाकर बहुत कुछ करने की जरूरत है। हाथरस की उस घटना के आरोपी तो पकड़ में आ गए, लेकिन इस अपराध तक पहुंचने की उनकी मानसिकता किन चीजों से बनी थी, हम आज भी नहीं जानते हैं। हाथरस के गौरव शर्मा की तस्वीरों को गौर से देखिए। एक किस्म का मर्द दिखेगा, एक मर्द भाव दिखेगा, जैसे किसी के बगल में खड़े हो गए हैं या उनकी बगल में कोई खड़ा हो गया है तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, इस धरती के मालिक हो गए हैं। हाथरस की सितंबर की घटना के समय ही सिर्फ एक सवाल इन जैसे लड़कों से पूछ लिया गया होता हर घर में कि वे क्या सोचते हैं, तो उनकी सोच बाहर आ जाती। आपको पता चल जाता कि यही सोच एक दिन इसे भी अपराध की राह पर ले जाने वाली है। गौरव शर्मा के साथ 4-5 लड़के भी थे जो कार से आए गोली मारने। हर समय किसी को मारने पीटने के लिए लड़के मिल जाते हैं। यह बात इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। कमाल खान की यह रिपोर्ट देख लीजिए और उस लड़की की आवाज को कुछ दिनों तक याद रखिए, तो शायद समझ आ जाए। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। जिस लड़की की आंखों के सामने उसके बाप को उसकी वजह से गोलियों से भून दिया जाए, शायद उसकी यही हालत होगी। आरोप है कि मुल्जिम लड़की से शादी करना चाहता था, मना हो गया तो छेड़खानी करने लगा। लड़की ने मुकदमा किया, 1 महीने जेल भी रहा, फिर केस वापस लेने को धमकी देने लगा। कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है, वहाँ से गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। लड़की के पिता अपने खेत में मजदूरों से आलू खुदवा रहे थे, तभी वो अपने रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचा और उन्हें घेर लिया। उस वक्त लड़की और उसकी मां भी उन्हें खाना देने वहां आई हुई थीं। उनकी आंखों के सामने पिता को गोलियों से भून दिया। वो आलू खेत में घेरना है एकदम, मैं भाजी हूँ पर 3-3, 4-4 गोली मारी उनमें। पिता की अर्थी उठी तो पूरा गांव उनके साथ निकला। लोग सदमे में भी थे और इस दुस्साहस से आतंकित भी। गांव में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पे भी सियासत होती रही। बीजेपी से जुड़े लोगों ने आरोपी को समाजवादी पार्टी का बताया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी बीजेपी के एमपी के साथ फोटो जारी की। बहरहाल पुलिस सारे आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। इनके कई करीबी हमारी हिरासत में पूछताछ हो रही है और कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लगातार हम प्रयासरत हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं आपको, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। ऐसी दुस्साहसिक घटनाएं आए दिन होती हैं, इससे पुलिस का भी वकार कम होता है और सरकार की भी छवि खराब होती है। लेकिन ये सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नाकामी है, जिसमें सुधार की कोशिश कोई नहीं करता है। हाथरस में अश्वनी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। खेत में पिता काम कर रहे थे और वहां लौटकर गौरव शर्मा और उसके साथियों ने उन्हें गोली मार दी। लड़की को इंसाफ मिल ही नहीं सकता। एक गौरव शर्मा जेल चला जाएगा, लेकिन बहुत से गौरव शर्मा समाज में वही काम खुलकर करते रहेंगे। यही कारण है कि यूपी या कहीं भी अगली घटना हमारा इंतजार कर रही होती है। यूपी में ही नहीं, किसी भी राज्य में जो भारतवर्ष के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल चुनाव प्रचार करने गए हैं। उनके इस राजनीतिक कार्य को एक चैनल ने लिखा है कि भगवा ध्वज फहराने गए। उस चैनल की भाषा पत्रकारिता की भाषा तो नहीं है, लेकिन उस चैनल की जुबान और धर्म के लिहाज से सोचिए तो यूपी में योगी जी का भगवा ध्वज तो पहले से लहरा रहा है। क्या इस पर बात हो सकती है कि भगवा ध्वज के लहरा देने से शासन व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में किस तरह के गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, आते भी हैं या नहीं? मीडिया एक नेता को किन प्रतीकों के जरिए देखता है और आपको दिखाना चाहता है, सारा खेल इसी का है। समझने की कोई जल्दी नहीं है, 20 साल बाद ही समझिएगा। अनुराग द्वारी ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट की थी
मध्य प्रदेश में भोपाल गैस कांड की पीड़ित विधवाओं की पेंशन बंद हो गई। वो काफी तकलीफ में थीं। अनुराग ने लगातार इस पर रिपोर्ट की कि पेंशन बंद हो गई है। अंत में सरकार के मंत्री ने कहा है कि पेंशन जल्दी शुरू कर दी जाएगी। बजट में प्रावधान कर दिया गया है। हमारी सरकार का कमिटमेंट था, माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमने ये वादा किया था कि हम फिर से वो शुरू करेंगे और इस बजट में हमने उसका अलग से प्रावधान किया। पहली बार मध्य प्रदेश के बजट से उन बहनों को पेंशन व्यवस्था हम फिर से 1000 रुपये महीना शुरू करवा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी तक तो केंद्र सरकार के पैसे से बजट में मिलती थी पेंशन, पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है, संवेदनशीलता है कि स्टेट बजट से हम अब ये प्रावधान कर रहे हैं। तो अब उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपने जैसा कहा था कि आजीवन पेंशन होगा, आजीवन रहेगी। अब स्टेट बजट में आ गया, हमने उसका 1000 रुपये, अभी 1000 रुपये। तो ये क्या 600 रुपये जो पहले अब तो 1000 रुपये पूरी स्टेट बजट से हम देंगे उनको। बाकी जो पेंशन मिलती है वो एज इट इज चलेगी। दिल्ली दंगों के 1 साल हो चुके हैं। इस 1 साल के दौरान अदालत में दिल्ली पुलिस को जांच से संबंधित मामलों में जो फटकार पड़ी है उसका एक साथ अध्ययन करना चाहिए। इससे पता चलेगा कि अदालत की नजर में पुलिस पेशेवर काम करने में कहां कहां चूक कर रही है। अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 आरोपियों जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद को बेल दी। करीब 11 महीने तीनों जेल में बंद थे। अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। सोचिए, बिना सबूत के 3 बेगुनाह लोग करीब 11 महीने तक जेल में बंद रहे। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रायश्चित भी नहीं। न्यूज लॉन्ड्री के बसंत कुमार की यह रिपोर्ट पिछले साल 31 जुलाई की है। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि पुलिस न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर रही है और उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। मामला यह था कि खजूरी खास और चांदबाग मामले में पुलिस के एक आदेश में कहा गया था कि हिंदू युवक को गिरफ्तार करने से हिंदुओं में नाराजगी फैल सकती है। जब अदालत ने पूछा तो स्पेशल कमिश्नर इतना ही कह पाए कि खुफिया सूचनाओं पर ऐसे आदेश जारी कर दिए जाते हैं। तब अदालत ने कहा कि दंगों के संदर्भ में ऐसे 5 आदेश की कॉपी पेश किया जाए। यह खबर भी पिछले साल जुलाई की है, द वायर की रिपोर्ट है। राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैसल फारूक की जमानत को दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने पूछा कि जब जमानत के खिलाफ पहले ही एक याचिका है तो दूसरी याचिका की क्या जरूरत है। जस्टिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर रही है और सिस्टम को हल्के में ले रही है। यह खबर पिछले साल फरवरी की है, एनडीटीवी पर मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस में पेशेवर रवैये और स्वतंत्रता की घोर कमी है। किसी ने भड़काऊ भाषण दिए हैं तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। 29 मई 2020 की द हिंदू की इस रिपोर्ट को देखिए। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा की यह टिप्पणी है कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस दंगों की जांच के मामले में एक ही दिशा में काम कर रही है। जज ने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। धर्मेंद्र राणा जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। आसिफ तन्हा भी आरोपी हैं। उनके वकील का कहना था कि आसिफ को गलत फंसाया गया है। इसी संदर्भ में सौरभ शुक्ल की यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की विजिलेंस जांच को रद्दी कागज बता दिया है। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद जामिया के 24 वर्षीय छात्र आसिफ इकबाल तन्हा द्वारा मीडिया में लीक हुए कबूलनामे के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई विजिलेंस रिपोर्ट रद्दी का कागज है। कोर्ट ने कहा कि विजिलेंस रिपोर्ट हाफ बेक्ड यानी अधपकी है। कोर्ट ने कहा कि लीक पर की गई जांच छोटी मोटी चोरी की जांच से भी बदतर है। दरअसल दिल्ली दंगों में यूएपीए की धाराओं में जेल में बंद जामिया के छात्र आसिफ इकबाल ने मीडिया ट्रायल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। आसिफ इकबाल ने पिछले साल अक्टूबर में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस ने मीडिया में उनके कबूलनामे को लीक किया, जबकि पुलिस के सामने किया गया कबूलनामा कोर्ट में मान्य नहीं होता। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से लीक पर विजिलेंस रिपोर्ट दायर करने को कहा था।
वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े का कहना है कि मीडिया ट्रायल के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे अगर आरोपी जेल से रिहा भी हो जाता है पर फिर भी समाज उसे दोषी करार दे देता है। पुलिस का एक टेक्निक बना है और पनिशमेंट टेक्निक भी बना है कि भाई एक बार आप हमारे सस्पेक्ट्स के लिस्ट में आ गए तो आपके पूरे लाइफ को बिगाड़ सकते हैं। और ट्रायल में हो जो भी हो वो अलग चीज़ है, पर उससे पहले ही आपका परसेप्शन इतना बिगाड़ देंगे कि आप अगर बेल पे छूट के भी बाहर आओ तो भी आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाओगे। अब यही जो इतने सारे जो 20 साल 25 साल के लड़के लड़कियां हैं, अगर वो बाहर आ जाए बेल पे और कहीं किराए का घर लेना चाहे, क्या मिल सकेगा उन्हें? इस पूरे मामले में कोर्ट ने स्पेशल कमिश्नर विजिलेंस को खुद 5 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होकर सफाई देने को कहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब चार्जशीट की तमाम महत्वपूर्ण डिटेल्स लीक हुई हैं। उमर खालिद के मामले में भी ऐसा हुआ था, तब भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगी थी। लेकिन फिलहाल लगातार दिल्ली पुलिस यही कहती आई है कि उसे नहीं पता कि ये जो जांच है, जो केस रिपोर्ट्स हैं, वो कैसे मीडिया में लीक हो जाती हैं। यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस बार ज़्यादा सख्ती के साथ दिल्ली पुलिस से पेश आ रहा है। तो फिलहाल 5 जून को खुद स्पेशल कमिश्नर अपीयर होंगे कोर्ट में और सफाई देंगे कि कैसे ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राजधानी दिल्ली में हुए दंगों की जांच का यह हाल है कि पुलिस को डांट पड़ रही है कि आप पेशेवर नहीं हैं। इस पुलिस से हमें उम्मीद लगानी पड़ रही है कि यह जांच निष्पक्ष करेगी और न्याय करेगी। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।